Hello and welcome all of you. You're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. अकाउंटेंसी क्लास 12th टर्म 2 एग्जामिनेशन का चैप्टर नंबर फर्स्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आज का हमारे थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि टर्म 2 के एग्जामिनेशन अकाउंटेंसी सीबीएसई अकाउंटेंसी टर्म 2 एग्जामिनेशन में टोटल मिला के हमारे पास में सिलेबस में 6 टॉपिक्स हैं। First one is the non-profit organization, accounting for non-profit organization, retirement and death of a partner, dissolution of partnership firm, issue and redemption of debentures, comparative and common size statements, cash flow statements. ये टोटल 6 टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। टर्म 2 के एग्जामिनेशन की जो टेंटेटिव डेट है अप्रैल 2022 में एग्जामिनेशन होने के चांसेस हैं। बात ध्यान रखने की यह है कि यह एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस ऑफ कोरोना वायरस इन आवर कंट्री इन द मंथ ऑफ अप्रैल और इन द मंथ वेयर द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। यहाँ मैं आपके लिए कंप्लीटली फ्री अकाउंटेंसी क्लासेस लेके आया हूँ, बट के कॉमर्स एकेडमी प्रीमियम क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करता है जिसमें ना सिर्फ अकाउंटेंसी बट अकाउंटेंसी के साथ साथ आपको बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इन सभी सब्जेक्ट्स के क्लास 11th एंड क्लास 12th के लेक्चर्स अवेलेबल हैं प्रीमियम क्लासेस पे। और प्रीमियम क्लासेस के जो बेनिफिट्स हैं वो आपके सामने हैं। डेली लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस में अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप चाहे जितनी बार उन क्लासेस को देख सकते हैं। इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड मेंटोरिंग विल बी देयर। Each and every child will be given complete mentoring from all the mentors of K Commerce Academy. Daily class PDFs and notes will be provided. जो भी बोर्ड पे लिखा जाएगा, जो क्लास में पढ़ाया जाएगा, उस सब का डेली का PDF आपको दे दिया जाएगा। एक टेलीग्राम ग्रुप फॉर्म किया जाता है प्रीमियम क्लास के प्रीमियम स्टूडेंट्स के लिए और वो डेली का PDF उनको दिया जाता है। सैंपल पेपर्स एंड मॉडल पेपर्स को, प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम प्रैक्टिस करवाएंगे। इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग सेशन रहेगा एवरी सैटरडे को और वीकली टेस्ट रहेगा संडे को। तो प्रीमियम क्लासेस के अदर स्पेशल बेनिफिट्स हैं। आपको अगर इन्हें ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना है, के कॉमर्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें। वहां पे आपको कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन इन क्लासेस के बारे में मिलेगी। फर्दर लेट्स मूव। थोड़ा सा डिटेल मेरे बारे में। दिस इज मी कुणाल सिंघल, having 15 years of more than 15 years plus teaching experience, and I always feel blessed to being a teacher, being a mentor, being a guide for my students. अगर आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं, सो दीज आर सोशल मीडिया हैंडल्स। यूट्यूब चैनल पे अभी आप देख रहे हैं के कॉमर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल है। टेलीग्राम पे के कॉमर्स एकेडमी का चैनल है। आप मेल कर सकते हैं kunalsinghal85@gmail.com पे। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं kunalsinghal85 पर, और फेसबुक पेज आप हमारा लाइक कर सकते हैं के कॉमर्स एकेडमी का। जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें टोटल मिला के 7 टॉपिक्स हैं। आपको ध्यान है, मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, एग्जामिनेशन में 8 to 10 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज है। इस चैप्टर में से आपको 1 mark क्वेश्चन, 3 marks क्वेश्चंस एंड 6 marks क्वेश्चंस मिलेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर्स से रिलेटेड, फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड, एक्सपेंसेस अकाउंट से रिलेटेड आपको 3 to 4 marks के शॉर्ट क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और प्रिपरेशन ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट से रिलेटेड
आपको 6 मार्क्स के बड़े क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। राइट, आज की क्लास में हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। So without wasting much time, let's begin with our class. Accounting for non-profit organization का कंप्लीट चैप्टर पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे न सिर्फ अकाउंटेंसी के अदर सब्जेक्ट्स के भी नोट्स और बुक्स, रेफरेंस बुक्स के पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें के कॉमर्स एकेडमी का। आपको ध्यान है, जब कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो टोटल 3 स्टेटमेंट्स उसमें बनाए जाते हैं। सबसे पहला रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है। While if we talk about income and expenditure account and balance sheet, it follows accrual basis of accounting. Accrual basis of accounting means the adjustments for outstanding expenses, prepaid expenses, accrued incomes, unearned incomes, for all these kinds of things adjustments are required to be made. रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कैश बेसिस को फॉलो करता है, तो बहुत इजी है इसे पढ़ना और समझना। जल्दी से इसके फॉर्मेट को हम देखते हैं। आपकी बुक्स में भी फॉर्मेट गिवन होगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। आप जब भी मेरी क्लासेस को अटेंड करें, आपको ध्यान है यूट्यूब पे डेली दोपहर में 3 बजे ये क्लास मेरी होती है, लाइव क्लास। तो जब कभी भी आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, अपने साथ में बुक जरूर लेके बैठें। ये हमारे सामने फॉर्मेट है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का, जिसमें शुरुआत होती है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका होगा? कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का। और इसका एंड जब हम करेंगे तो एंड होगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन पे। देखिए, बाय बैलेंस कैरिड डाउन ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, क्लास 11th में हमने कैश बुक बनाना सीखा था। कैश बुक का जो प्रोसेस था बनाने का, ऑन द डेबिट साइड, ऑन द रिसीट साइड हम जितने भी मनी रिसीव होता था उसको रिकॉर्ड करते थे। क्रेडिट साइड पर जो भी मनी का पेमेंट होता था, एक्सपेंस होते थे, उनको हम रिकॉर्ड करते थे। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस पे, सेम गाइडलाइंस पे आपका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी बनेगा। डिफरेंस ये है, जो कैश बुक हम बनाते थे दैट वाज द पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग function of accounting, that was a part of journal or a subsidiary book. But receipts and payment account is not a part of recording function, but it is a part of summarizing function of accounting. Receipts and payment account is not a part of subsidiary book or journal, but it is a part of financial statements or final accounts of a non-profit organization. तो डिफरेंस है दोनों में, पैटर्न सेम है, बनाने का तरीका सेम है, लेकिन थियोरेटिकली आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। चलिए एक बार थोड़ा सा आइटम्स को देख लेते हैं कि क्या रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाएगा या फिर कैपिटल नेचर के आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। सो वेदर द आइटम्स आर ऑफ रेवेन्यू इन नेचर और कैपिटल इन नेचर, अगर आपको कैश रिसीव हुआ है तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे, या फिर अगर आपका कैश का पेमेंट हुआ है तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। कैश इन हैंड, दैट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश से हमने इसकी स्टार्टिंग किया है। देन सब्सक्रिप्शंस रिसीव हुए, डोनेशंस रिसीव हुए। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है? द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन एक्रूइंग फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड। मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में उसे डिटेल में डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है, डू वॉच दैट वीडियो। डोनेशंस अगर रिसीव होते हैं, लेजेसी रिसीव होती है। लेजेसी इज एन अमाउंट
लेजेसी इज एन अमाउंट रिसीव्ड, आप चाहें तो लिख सकते हैं लेजेसी इज एन अमाउंट रिसीव्ड बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। सपोज मैं अपनी वसीयत लिखता हूं कि मेरे मृत्यु के बाद मेरी जितनी भी संपत्ति है इस XYZ ट्रस्ट को चली जाएगी, तो आफ्टर माय डेथ जब वो पैसा उस ट्रस्ट को जाता है तो उसे हम डोनेशन नहीं कहेंगे, उसे हम लेजेसी कहेंगे, अमाउंट रिसीव्ड एज लेजेसी कहेंगे। हाँ, ड्यूरिंग माय लाइफ टाइम अगर कोई मैं पैसा उस ट्रस्ट को देता हूं तो वो डोनेशन है, और आफ्टर माय डेथ अकॉर्डिंग टू माय विल जब मेरी कोई प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट को जाती है दैट विल बी कॉल्ड एज लेजेसी। नेचर सेम है लेकिन टाइमिंग डिफरेंट है। एंट्रेंस फीस मेंबर्स देते हैं, लाइफ मेंबरशिप फी, एंट्रेंस फीस रेवेन्यू नेचर का आइटम है, राइट, और जो लाइफ मेंबरशिप फी है वो कैपिटल नेचर का आइटम है। क्या डिफरेंस हुआ? देखिए, लाइफ मेंबरशिप फी इसके नाम से पता चल रहा है लाइफ में एक ही बार देगा मेंबर। फॉर गेटिंग द लाइफ मेंबरशिप द पर्सन विल पे द अमाउंट ओनली वंस, तो इसलिए लाइफ मेंबरशिप फी रिकरिंग नेचर की ना होने की वजह से इसे हम कैपिटल नेचर का मानते हैं। लेकिन एंट्रेंस फीस ये आपको रेवेन्यू नेचर का मान के चलना है अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफाई न करते। एंडाउमेंट फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, स्पेसिफिक डोनेशन है, आपने याद होगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग हमने अपनी कल की क्लास में पढ़ा था, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, टूर्नामेंट फंड, फंड बेस्ड अकाउंटिंग को ये फॉलो करते हैं। लॉकर्स रेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, सेल ऑफ ओल्ड एसेट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स एटसेट्रा। पेमेंट्स की अगर हम बात करें तो हमने बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, बुक्स वगैरह परचेज किए हैं या उनके लिए एक्सपेंस किया है। रेवेन्यू पेमेंट्स की बात करें, सैलरी, होनोरेरियम, रेंट एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, पोस्टेज एक्सपेंस, ऑडिट फीस। इन द नटशेल अगर मैं बात करूं, अगर कैश आ रहा है तो रिसीट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे, अगर कैश जा रहा है तो पेमेंट साइड पे उसे रिकॉर्ड कर देंगे, चाहे वो कैपिटल नेचर से आया हो या रेवेन्यू नेचर से आया हो, किसी भी पर्पज से आया हो, लेकिन अगर कैश आया है तो रिसीट साइड पे उसे रिकॉर्ड करेंगे, अगर कैश गया है तो उसे पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। दिस इज अ जनरल एक्सप्लेनेशन एंड द फॉर्मेट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। एट द एंड जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो बैलेंसिंग फिगर हमारा बैलेंस कैरी डाउन फॉर कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक हो जाएगा, राइट। अब इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। आई मस्ट से कि पिछले 15 ईयर्स में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में से क्वेश्चन सिर्फ एक ही बार आया है, लेकिन सिलेबस का पार्ट है, सो वी मस्ट स्टडी दैट, क्योंकि एक ही बार आया लेकिन आया तो सही, सो वी मस्ट स्टडी दैट। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और कैश बुक के डिफरेंसेस को शॉर्ट में देख लेते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ कैश बुक, कैश बुक के बेसिस पे ये बनाई जाती है, जबकि कैश बुक तो इटसेल्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का है, अगर कैश रिसीव हुआ, कैश पेमेंट हुआ। डेट की अगर बात करें तो ये समराइजिंग फंक्शन का पार्ट है और ये रिकॉर्डिंग फंक्शन का पार्ट है, तो ये एंड डेट पे बनेगी, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ये जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हो उस डेट पे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, राइट। आपको याद है कैश बुक में जो फॉर्मेट था, कैश बुक में हम यहाँ डेट का कॉलम भी होता था, है ना, और फिर ये आपका पर्टिकुलर्स का, फिर अमाउंट का, फिर वापस से डेट का कॉलम होता था, फिर पर्टिकुलर्स और अमाउंट। लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेट का कॉलम नहीं है, क्यों? क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट तो समराइजिंग फंक्शन का पार्ट है जो कि एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड पे बनेगा। लेजर फोलियो की हम बात करें तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कोई लेजर फोलियो नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसके बाद लेजर पोस्टिंग होनी नहीं है, लेकिन कैश बुक के बाद में लेजर पोस्टिंग होनी है, सो देयर इज अ लेजर फोलियो कॉलम। अगर हम बात करें कैश एंड बैंक कॉलम की तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कोई सेपरेट कॉलम नहीं है, सिंगल कॉलम है, उसी में कैश के ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड होंगे और बैंक के ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड होंगे, बट डबल कॉलम कैश बुक में देयर इज अ सेपरेट कॉलम्स फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शंस एंड बैंक ट्रांजेक्शंस। इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन करती हैं, और कैश बुक की अगर बात करें
इट इज प्रिपेयर्ड बाय बोथ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी मेंटेन करती है कैश बुक तो, और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी मेंटेन करती है, लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन नहीं करती है। और साइड्स की अगर बात करें तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड है, पेमेंट साइड है, जबकि कैश बुक में डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड होता है। तो एक जनरल डिफरेंस है, थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में, 1 मार्क का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है, बड़ा क्वेश्चन मिल सकता है। अब आपके सामने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या कहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर receipts and payments account of Metro Club Delhi for the year ended 31st March 2020। मैं फॉर्मेट आपको बाद में दिखाऊंगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जितनी आइटम्स दे रखी है ना, इन आइटम्स को हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सी आइटम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड पे आएगा और कौन सा आइटम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड पे आएगा, राइट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ऑब्वियसली रिसीट साइड पे आएगा, देन ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दे रखा है, ठीक है। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड, ये भी रिसीट साइड पे आएगा 30,000 का, राइट। इसके बाद में प्रीवियस ईयर ₹2000 फ्यूचर टोटल सब्सक्रिप्शन, टोटल अमाउंट 30 + 2 + 1, टोटल अमाउंट हमें कैश में कितना रिसीव हुआ, 33,000, ये 33,000 आपका रिसीट साइड पे आएगा सब्सक्रिप्शंस का। लाइफ मेंबरशिप फी, ये भी आपको रिसीव होती है तो रिसीट साइड पे आएगा। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट हम जब करते हैं तो हमारे पास से पैसा जाता है तो ये पेमेंट साइड पे आएगा। डोनेशंस रिसीव होते हैं, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन देती नहीं है बल्कि डोनेशन उसे मिलते हैं, सो डोनेशन इज अ रिसीट फॉर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जबकि इन्वेस्टमेंट हमारे पास कोई नहीं करेगा बल्कि हम कहीं जाके, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपना पैसा अगर कहीं पे जाके इन्वेस्ट करती है तो उसे हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट इज विल बी रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड while donations will be recorded on the receipts side। टूर्नामेंट फंड, ये भी रिसीट्स है, रिसीट साइड पे आएगा। फर्नीचर आपने परचेज किया तो पेमेंट साइड पे जाएगा। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, आपके एक्सपेंसेस जो है वो पेमेंट साइड पे जाएंगे। सैलरीज आपके एक्सपेंस है, एक्सपेंस साइड पे जाएंगे। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, आपको याद है डेप्रिसिएशन का नेचर, डेप्रिसिएशन इज एन ऑपरेटिंग एंड अ नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस का क्या मतलब है, सपोज आपने वेजेस है तो वेजेस की जनरल एंट्री आप क्या करते हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी की एंट्री आप क्या करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट की एंट्री आप क्या करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन डेप्रिसिएशन की एंट्री आप डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट नहीं करते हैं, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, कंसर्न एसेट। सपोज फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगाना है हमें, तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, और क्योंकि ये नॉन कैश है इसलिए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा ही नहीं, क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट तो कैश बेसिस को फॉलो करता है। मैंने आपको बताया ना, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सो अ नॉन कैश एक्सपेंस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब अनपेड, अगेन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। Accrued interest on investment will not be recorded in the receipts and payment account. Receipts and payment account is prepared on cash basis of accounting, so all the transactions which are non-cash in nature shall not be recorded in the receipts and payments account। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, I'll immediately take your query। और अगर आपको इन क्लासेस से कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। क्लासेस डेली 3 बजे हो रही हैं, आप इन्हें अटेंड करें। ये 3rd लेक्चर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, टोटल 5 to 6 लेक्चर्स में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, एंड आई कैन एश्योर आपके एग्जामिनेशन में कंप्लीट मार्क्स इससे इंश्योर हो जाते हैं। और वन आफ्टर द अदर हम पूरा क्लास 12 का सिलेबस कवर करेंगे। करना आपको बस ये है, स्टे ट्यून विद के कॉमर्स एकेडमी, राइट। सो here is the solution, Metro Club receipts and payment account for the year ended 31st March 2020। बैलेंस ब्रॉट डाउन में हमने ये जो कैश बैलेंस दे रखा था वो लिख दिया। सब्सक्रिप्शन हमने तीनों के मिला के टोटल 33,000 यहाँ पे आगे मैंने बताया था, टोटल अमाउंट लिखा जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फी, डोनेशन, टूर्नामेंट फंड, ये सब यहाँ आगे। इन्वेस्टमेंट पेमेंट साइड पे आया क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारे पास से पैसा जाता है।
फर्नीचर, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, सैलरी, ये सब यहाँ पे क्रेडिट में आया, पेमेंट साइड पे आया। और फिर फाइनली ये बैलेंस कैरी डाउन क्या है, एज अ बैलेंसिंग फिगर आपने कैलकुलेट कर लिया। बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या होता है, द टोटल ऑफ डेबिट साइड माइनस द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। तो ये आपका एज अ बैलेंसिंग फिगर आएगा अमाउंट, राइट। ये हो गया हमारा कंप्लीट रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। थ्योरी भी हमने इसका डिस्कस किया कि कैश बेसिस पे फॉलो बनाया जाता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस होता है, इसे हमने डिस्कस किया, और इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अभी हमने देखा। नेक्स्ट अब हमारा आज की क्लास में आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसे हम पहले फॉर्मेट देखेंगे और फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे। अभी तक अगर आपके माइंड में कोई डाउट राइज हुआ है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। द फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपको ध्यान है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस मीन्स, एक्रूअल बेसिस का क्या मीनिंग है, a transaction will be recorded as and when it takes place, and no matter whether the actual cash have been paid for it or not, or whether the actual cash have been received for it or not. 12 months के अकाउंट्स बनाए जाएंगे। उन 12 months में जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो इस पर्टिकुलर करंट अकाउंटिंग पीरियड से अगर रिलेट करते हैं, the expenses which are related to current accounting period shall be recorded as an expense, no matter whether the cash have been paid for them or they have remained as unpaid. बस पर्टिकुलर एक्सपेंस या फिर पर्टिकुलर रेवेन्यू वो करंट अकाउंटिंग पीरियड से कंसर्न होना चाहिए, फिर चाहे उसका कैश में ट्रांजैक्शन अगर हुआ या नहीं हुआ उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो करंट ईयर से रिलेट करता है तो हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो डेबिट साइड है उसे हम एक्सपेंडिचर साइड कहते हैं, और जो क्रेडिट साइड है उसे हम इनकम साइड कहते हैं। अगर क्लास 11th में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया था वो आपको थोड़ा बहुत याद है तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड पे आप देखिए सैलरीज लिखे जाएंगे। अब सैलरीज आउटस्टैंडिंग अगर हैं तो वो ऐड होते हैं, लेकिन कौन सी वाली, आउटस्टैंडिंग एट द एंड वाली। अब आउटस्टैंडिंग एट द एंड वाले को अगर आप ऐड कर रहे हो तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग तो लेस होने ही होने हैं, और अगर आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड किया है तो जो प्रीपेड सैलरी है, प्रीपेड एट द एंड, वो लेस होगी, और अगर आपने प्रीपेड एट द एंड को लेस किया है तो प्रीपेड इन द बिगिनिंग वो ऐड हो जाएंगे। डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, सिंपल है। मैं सैलरी जो कि एक्सपेंस होता है इसका अकाउंट भी अभी आपको बनाना सिखा दूंगा, राइट। इसके बाद में आप देखिए रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, होनोरेरियम, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, जितने भी एक्सपेंसेस हैं। कौन से वाले एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आपको ध्यान है दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ टेबल, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को हम कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड इन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। लेकिन द एक्सपेंसेस विच आर रेवेन्यू इन नेचर, what does revenue expenditure mean? The expenditure whose benefit got exhausted only in one single accounting period, that is called revenue expenditures. So revenue expenditures are debited to income and expenditure account, right? The expenditures
whose benefit got exhausted only in one accounting period are called revenue expenditures. The expenditures which are reoccurring in nature are called revenue expenditures and are debited to income and expenditure account. इनकम साइड पे अगर हम देखें तो इनकम साइड पे हमारे पास में सबसे पहला आइटम है सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन का यहाँ पे जो पता रखा फॉर्मेट उसको ना ध्यान देते हुए मैंने आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सिखाया था हमारे फर्स्ट क्लास में। आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाइए और उसके बेसिस पे यहाँ पे जो अमाउंट लिखा जाना चाहिए वो लिखिए। एंट्रेंस फीस, डोनेशंस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मिसलेनियस रिसीट्स, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, हॉल रेंट, जितने भी इनकम हैं वो सब यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। एक दो बार अगर आप फॉर्मेट को रीड करेंगे तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा। एंट्रेंस फीस का ध्यान रखिएगा। एंट्रेंस फीस के बारे में कभी कभी क्वेश्चन कह देता है 50% of the entrance fees is to be capitalized और 25% entrance fees is to be capitalized। तो जो अमाउंट आपका कैपिटलाइज कर दिया जाएगा वो अमाउंट आपका बैलेंस शीट में जाएगा, और जो आपका अमाउंट कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा तो वैसे ही रेवेन्यू नेचर का एंट्रेंस फीस तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के इनकम साइड पे आएगा। डोनेशंस के बारे में मैंने कल ही आपको बताया था, एज पर लेटेस्ट CBSE गाइडलाइंस donation will be considered general donation, I must say general donation, or the simple word donation will be considered to be the revenue receipt and will be shown on the credit side of income and expenditure account irrespective of the size of the amount। स्पेसिफिक डोनेशन होगा तो बैलेंस शीट में जाएगा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग को फॉलो करेगा, लेकिन जनरल डोनेशन अगर है तो उसे आपको एज पर लेटेस्ट CBSE गाइडलाइंस क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही शो करना है, राइट हैंड साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही शो करना है। कुछ बुक्स में ऐसा कह रखा है कि लार्ज अमाउंट हो तो बैलेंस शीट में ले जाएं, स्मॉल अमाउंट हो तो यहाँ लिया नहीं। CBSE ने 2022 के एग्जामिनेशन के लिए क्लियर कट गाइडलाइंस दे रखी है दैट जनरल डोनेशंस इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस विल बी कंसीडर्ड टू बी द रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अगर यहाँ तक है तो आप पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट्स लेना चाहें स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। जब सारे आइटम्स को आप रिकॉर्ड कर देंगे, सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस वो तो आ जाएंगे एक्सपेंडिचर साइड पे, डेबिट साइड पे, सारे रिसीट्स एंड इनकम आ जाएंगे क्रेडिट साइड पे। फिर फाइनली आपको कैलकुलेट करना है बैलेंसिंग फिगर। अगर आपका बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आता है इट विल बी कंसिडर्ड टू बी सरप्लस। अगर आपका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आता है इट विल बी कंसिडर्ड टू बी द डेफिसिट। सरप्लस है तो वो भी कैपिटल फंड में जाके ऐड हो जाएगा, और अगर डेफिसिट है तो वो भी कैपिटल फंड में से जाके लेस हो जाएगा। डेफिसिट है तो कैपिटल फंड में से लेस हो जाएगा, और सरप्लस है तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। कैपिटल फंड का क्या है, कहाँ है? कैपिटल फंड विच इज ऑल्सो नोन एज जनरल फंड, जो कि बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आपको मिलेगा। फंड्स दो तरह के होते हैं, जनरल फंड होते हैं, स्पेसिफिक फंड होते हैं। कैपिटल फंड इज ऑल्सो नोन एज जनरल फंड, तो उसमें जाके सरप्लस ऐड होता है और डेफिसिट उसमें से लेस होता है। अगर कभी आप कुछ लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव कर रहे हैं, लाइफ मेंबरशिप फी भी कैपिटल फंड में डायरेक्टली ऐड की जाती है। लाइफ मेंबरशिप फी इज कैपिटल रिसीट, लाइफ मेंबरशिप फी इज अ कैपिटल रिसीट। सो लाइफ, क्योंकि वंस इन लाइफ दी जाती है तो रिकरिंग नेचर की नहीं है। लाइफ मेंबरशिप फी इज अ कैपिटल रिसीट, receipt, right? It's a capital receipt and it is added to capital fund on the liability side of the balance sheet। जबकि इसी के जैसे एक आइटम अभी हमने पढ़ा था एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस is considered to be the revenue receipt and shall be shown on the credit side of income and expenditure account।
राइट। एंट्रेंस फीस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में लेना है। लाइफ मेंबरशिप फी को आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर कैपिटल फंड में ऐड करना है। आई होप फॉर्मेट आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा अच्छे से, और बाकी बुक में से एक दो बार आप रीड करना। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट लगता है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कीजिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है कि कॉमर्स एकेडमी का, ग्रुप में आप मैसेज कीजिए, वहाँ पे भी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। अभी आप कुछ पूछना चाहते हैं अभी भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल जस्ट आंसर योर क्वेरी। अब मेरा ख्याल है आगे हमें बढ़ना चाहिए। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड करेंगे। आपके सामने एक इलस्ट्रेशन है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट of RK Sports Club for the year ended 31st March 2020. 31st March 2020 को एंड होने वाली ईयर के लिए हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो ये जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमें गिवन है, हमें करना क्या है एक्चुअली, हमें इसमें से आइडेंटिफाई करना कि कौन सी आइटम से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे और कौन सी आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएंगे, बस। तो देखिए, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है, इसे आपको कहीं रिकॉर्ड नहीं करना है। डोनेशंस आपका जनरल डोनेशन है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड पे ये जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड पे जाएगा बिकॉज इट इज अ रिसीट। सब्सक्रिप्शन भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड पे जाएंगे। लेजेसी भी पे डिपेंड करता है कि क्या ये जनरल लेजेसी है या फिर स्पेसिफिक लेजेसी है। तो देखिए इसके बारे में क्या लिखा है। मैनेजिंग कमिटी डिसाइडेड टू treat 50% of donation and legacy as capital receipts and the balance as revenue। तो देखिए अब सिर्फ लेजेसी नहीं बल्कि डोनेशन के लिए भी वही बात आ रही है कि डोनेशन में भी और लेजेसी में भी 50% अमाउंट कैपिटल नेचर का और 50% अमाउंट रेवेन्यू नेचर का। इसका मतलब डोनेशन 5,000 रुपीज जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बाकी का 5,000 हो जाएगा बैलेंस शीट में डायरेक्टली लायबिलिटी साइड पे कैपिटल फंड में ऐड होगा। लेजेसी 4,000 रुपीज की लेजेसी जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में, क्रेडिट साइड में, और बाकी का रिमेनिंग अमाउंट बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल नेचर का वो है। ठीक है, 50% को आपको कैपिटल नेचर का मानना है, तो जो कैपिटल नेचर का माना वो अमाउंट बैलेंस शीट में जाएगा, जो रेवेन्यू नेचर का माना वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है ना, रिसीट साइड पे दे रखा है ना, तो इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड पे, और मिसलेनियस रिसीट्स ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड पे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, रेंट, ये तीनों आइटम आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड पर यानी कि डेबिट साइड पर आएंगे। इन्वेस्टमेंट आपका बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। सैलरीज आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस में आएगा, लेकिन फर्नीचर आपका बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। और बैलेंस कैरेट डाउन कैश और बैंक का, ये भी आपका बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। तो बस आपको करना क्या होता है, जब आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कहा है, आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आइटम्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। तो इसके हिसाब से हम देखें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के रिसीट साइड पर 1 2 3 4 5 5 items are there. 5 items are there on the credit side of income and expenditure account, and 1 2 3 4 items are there on the debit side of income and expenditure account। ठीक है, अब इसका एक बार हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, आप क्लियर हो जाएगा कि यही चीज हुआ है या नहीं। देखिए यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का सॉल्यूशन स्टार्ट किया है इन्होंने, दैट इज RK Sports Club income and expenditure account for the year ending 31st March 2020। एक्सपेंडिचर साइड पर 1 2 3, ठीक है, आगे स्क्रॉल करें, 4 आइटम हमने सोचे थे एक्सपेंडिचर साइड पर, और ये देखिए 1 2 3 और ये 4 आइटम आ गए आपके एक्सपेंडिचर साइड पर, और इनकम साइड पर क्रेडिट साइड पर हमने सोचे थे 5 आइटम। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 और ये 5, और ये भी 50% वाले अमाउंट। ठीक है, 5 आइटम आ गए आपके इनकम साइड पर।
फाइनली दोनों साइड का जो आपने डिफरेंस निकला, डिफरेंस को आपने लिया तो हमारे पास में आया सरप्लस, that is credit side minus debit side surplus. This surplus will be added to capital fund. इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल और इजी है। आज तो मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। अपनी कल की क्लास में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के और भी कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपेंस अकाउंट बनाना भी सीखेंगे और बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी पढ़ेंगे। So that's all for today's class. I hope you all had enjoyed and got benefited from this class. आपको इसमें और कुछ ऐड ऑन करना है, आपको लगता है इस क्लास में कुछ और एक्स्ट्रा हमें ऐड करना चाहिए, उसे भी आप कमेंट में मेंशन कीजिए। अगर आपको इन क्लासेस से बेनिफिट मिल रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और डिफरेंट रेफरेंस बुक्स एंड अदर बुक्स के पीडीएफ्स से रिलेटेड पीडीएफ्स के लिए या हमारी रेगुलर जो डेली क्लासेस होती हैं उसके लिंक, क्लास के लिंक से रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल के कॉमर्स अकेडमी को जरूर से ज्वाइन करें। दैट्स इट फॉर नाउ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी, बी सेफ, कीप स्टडिंग। थैंक यू।